मेरे छात्रों, आज हम सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस कोड EL 201 के अंतर्गत चैप्टर सेकंड यानी कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर एंड टर्म्स रिलेटेड टू कैपेसिटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर। पहला, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का मान उसकी प्लेट के एरिया, जो प्लेट्स इलेक्ट्रोड के रूप में होती है, उस पर दोनों प्लेटों के मध्य यूज किए गए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्ट्रेंथ यानी एप्सिलॉन आर और दोनों प्लेटों के मध्य जो गैप है या दूरी है यानी डी पर निर्भर करता है। यानी सी का मान ए एप्सिलॉन आर और डी पर निर्भर करता है, जिससे इसका मान निर्धारित होता है। कैपेसिटेंस में ऑपरेशनल फ्रिक्वेंसी है तो वो डाइलेक्ट्रिक टाइप पर भी निर्भर करती है। ये कैपेसिटेंस के मान को निर्धारण करने में यूज होती है। 1 फैरेड या एक बड़ी यूनिट है, इसलिए इसको छोटी यूनिट के अंदर कैपेसिटेंस को दर्शाया जाता है। वन फैरेड इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोफैरड या 10⁻⁻ नैनोफैरड या 10⁻⁻12 पिकोफैरड के रूप में इसको दर्शाते हैं। पिकोफैरड एक छोटी यूनिट है, जबकि 1 फैरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। इसलिए माइक्रो या पिकोफैरड नैनोफैरड में कैपेसिटेंस को प्रदर्शित किया जाता है। वर्किंग वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर कैपेसिटर ऑपरेट किया जा सकता है बिना उसके फेल हुए, वह उसकी वर्किंग वोल्टेज कहलाती है। और इसको डीसी रेटेड वैल्यू के अंदर यानी डीसी वोल्टेज वैल्यू के रूप में प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो इफेक्टिव ऐसी वर्किंग वोल्टेज होती है वो सीधी डीसी रेटेड वोल्टेज के समानुपाती होती है। इसमें वर्किंग वोल्टेज फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के साथ घटती है और वर्किंग वोल्टेज है वो मुख्यतः दोनों प्लेटों के मध्य जो कुचालक पदार्थ यूज किया है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर निर्भर करती है। तो ये था वर्किंग वोल्टेज, सेकंड पॉइंट था। अब आते हैं थर्ड पॉइंट में, डेसिपेशन फैक्टर या क्षरण गुणांक या क्वालिटी ऑफ कैपेसिटर। डेसिपेशन फैक्टर असल में क्या है, कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस हैं, उसको हम डेसिपेशन फैक्टर कहते हैं। जब एसी वोल्टेज अप्लाइड की जाती है कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक पर तो करंट वोल्टेज के सापेक्ष 90 डिग्री से लीड न करके कुछ कम डिग्री पर ये लीड करता है, जैसा कि इसको चित्र में दिखाया गया है। इसमें पहला जो चित्र है यानी ये जो चित्र है, पहला चित्र वो ये चित्र ये बता रहा है करंट और वोल्टेज के बीच में एक फेसर डायग्राम बता रहा है, जिसमें करंट 90 डिग्री से लीड कर रहा है। कब? आइडियल कंडीशन में, कैपेसिटर की आइडियल आदर्श स्थिति में ये
लीड करता है। और आगे जो दूसरा चित्र दे रखा है वो करंट और वोल्टेज के बीच में दिखा रखा, जो ये जो मान आ रहा है यहाँ पर एंगल का, वो है 90 डिग्री माइनस ए। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक, यानी मैं इसको इस तरह दिखा सकता हूँ, ये 90 डिग्री एंगल होता है दोनों के बीच में कब, जब वो आइडियल कंडीशन होता है कैपेसिटर की। और एंगल ए जो है वो करंट और सॉरी वाई एक्सिस और आई एक्सिस के करंट एक्सिस के बीच में करंट की जो कर्व है उन दोनों के मध्य प्राप्त होता है। यानी ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ, ये आता है 90 माइनस ए। तो इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं करंट के लिए जो कर्व प्राप्त हो रहा है ये, और वोल्टेज के लिए कर्व प्राप्त हो रहा है ये। इन दोनों के मध्य जो डायग्राम प्राप्त होता है फेस का, वो उसमें दिखता है कि 90 डिग्री से कम ये लीड करता है करंट वोल्टेज के सापेक्ष। और इसको हम इस तरह दर्शाते हैं, देखिए डेसिपेशन फैक्टर इक्वल टू 10A बराबर ESR बटा 80 गुणा 10 गुणा 100%, या अक्सीय रिएक्टिव कैपेसिटेंस, और ESR है इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस, जहां A को हम डाइलेक्ट्रिक लॉस एंगल कहते हैं। और ये एंगल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की नेचर पर निर्भर करता है, फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है, टेम्परेचर और वोल्टेज पर भी निर्भर करता है। यानी इन पैरामीटर द्वारा इस एंगल ए में बदलाव किया जा सकता है, जिससे डेसिपेशन फैक्टर में भी बदलाव संभव है। पावर फैक्टर जो होता है वो कोस ए से दर्शाया जाता है, या साइन 90 डिग्री माइनस ए से दर्शाया जाता है। और यह असल में एनर्जी वेस्टेज एज हीट बटे एनर्जी सप्लाई टू ए कैपेसिटर के रूप में दर्शाया जाता है। यानी जो एनर्जी जो वेस्टेज होती है वो बटा एनर्जी जो इनपुट में सप्लाई करेगी, उन दोनों के रेशो के रूप में पावर फैक्टर को दर्शाया जाता है। यहाँ पर 2% दिखा रखा है, इसका मतलब वेस्टेज ऑफ पावर एनर्जी 2 होगी, जबकि 100% अगर सप्लाई दी जाए। यहाँ पर पावर फैक्टर फ्रिक्वेंसी के साथ बढ़ने के साथ घटता जाता है। इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस ESR, यह सीरीज रेजिस्टेंस RS और पैरेलल रेजिस्टेंस RP दोनों को प्रदर्शित करता है, जो कैपेसिटेंस के अंदर विद्यमान होते हैं RS और RP प्रैक्टिकल कंडीशन में, जबकि आइडियल कंडीशन में RS RP यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटर में नहीं होते हैं। इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस लॉसेस को इंडिकेट करता है एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर, और ESR का जो मान है वो लॉसेस इनसाइड कैपेसिटर बटा स्क्वायर ऑफ करंट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ ये जो लॉस उत्पन्न होता है वो कैपेसिटर के प्लेट और लीड वायर्स की वजह से उत्पन्न होता है। इसे हम इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस द्वारा
प्रदर्शित करते हैं। ESR फ्रिक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है यानी बढ़ता जाता है। लीकेज करंट या इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जब कैपेसिटर में से करंट फ्लो होता है तो वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में से अगर बहता है तो उसे हम लीकेज करंट कहते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यानी दोनों प्लेटों के मध्य जो कुचालक पदार्थ रखा है, अगर उसमें से करंट पास हो रहा है, लीक हो रहा है, तो वो लीकेज करंट कहलाता है। और उस समय इंसुलेटेड मटेरियल यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या कुचालक मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो दोनों टर्मिनल्स के बीच में प्राप्त होता है और वो वोल्टेज और टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर पर प्राप्त होता है, उसे हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ इंसुलेशन का मतलब कुचालकता से है और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से है। टेम्परेचर कोफिशिएंट, ताप गुणांक, यह ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में मापा जाता है और कैपेसिटेंस में टेम्परेचर के साथ बदलाव को प्रदर्शित करता है। यहाँ टेम्परेचर कोफिशिएंट को अगर P से दर्शाएं तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा और अगर N के साथ दर्शाया जाए तो ये नेगेटिव टाइप टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। अगर 0 के साथ दर्शाया जाए तो ये NPO टाइप ना तो नेगेटिव ना पॉजिटिव टाइप टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। वोल्टेज कोफिशिएंट, अगर कैपेसिटेंस के मान में बदलाव होता है वोल्टेज के साथ तो इसे हम वोल्टेज कोफिशिएंट के रूप में दर्शा सकते हैं और प्रतिशत के रूप में या ppm पर वोल्ट के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर के बारे में, 7 जो कैरेक्टरिस्टिक है उनके बारे में जाना। आगे हम जानते हैं अदर टर्म्स रिलेटेड टू कैपेसिटर, दूसरी जो टर्म्स हैं जो कैपेसिटर से संबंधित हैं उनके बारे में बात करेंगे। चार्ज एंड एनर्जी, चार्ज Q जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होता है वो असल में कैपेसिटेंस और उसको सिरों पे अप्लाइड वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होता है, यानी Q बराबर CV के रूप में इसको चार्ज को दिखाते हैं। चार्ज यहाँ Q है और जो कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी होती है उसको E द्वारा दिखाते हैं, तो E बराबर CV²/2 के रूप में दिखाते हैं और ये जूल में होती है स्टोर्ड एनर्जी जो कैपेसिटर में होती है। कैपेसिटर का टॉलरेंस, यह कैपेसिटेंस की वैल्यू में वेरिएशन को प्रदर्शित करता है। यह परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो कि एक नॉमिनल टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कहीं की जगह हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड भी रूम टेम्परेचर को मानते हैं नॉमिनल टेम्परेचर। ब्रेकडाउन वोल्टेज, जैसा कि नाम से पलता है ब्रेकडाउन यानी नष्ट होना या गिर जाना, कैपेसिटर का ब्रेकडाउन वोल्टेज यानी सर्ज और टेस्ट वोल्टेज, यह मैक्सिमम कैपेसिटर वोल्टेज है जिसके कारण कैपेसिटर का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो डैमेज हो जाता है और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डैमेज हो जाएगा तो कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा, खराब हो जाएगा। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये डाइलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है और यह अगर बढ़ता ज़्यादा होता है तो लीकेज करंट कम होता है। अगर RI का मान कम होता है यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होता है तो लीकेज करंट बढ़ जाता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान घटता है अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, तो इसका मतलब करंट लीकेज बढ़ जाता है। करंट इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है लीकेज करंट के, यानी RI अगर बढ़ता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस बढ़ता है तो लीकेज करंट घटता है और RI यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस घटता है तो लीकेज करंट बढ़ जाता है। लीकेज करंट यहाँ दोनों प्लेटों के बीच में होगा इंसुलेशन पदार्थ या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर से। DC लीकेज, यह असल में एक कैपेसिटर के
में से एक स्पेसिफाइड डायरेक्ट वोल्टेज पे में एक कम मात्रा का डायरेक्ट करंट लीकेज को इंडिकेट करता है, डीसी लीकेज। और ये डाइलेक्ट्रिक मेटल में कुछ फ्री कैरियर्स के कारण घटित होता है डीसी लीकेज। इस कारण से चार्ज में जो चार्ज का स्टोरेज है वो इनडिफाइनेटली स्टोर नहीं किया जा सकता और अल्टीमेटली ये लीकेज इसका हो जाता है समय गुजरने के साथ। यानी हमेशा के लिए कैपेसिटर को चार्ज नहीं रखा जा सकता। ये डीसी लीकेज है जिसके कारण ये कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होता रहता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। डाइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो चार्ज कैरियर को ऑब्जर्व कर लेता है अपने पोलराइजेशन के कारण, जिससे कैपेसिटेंस डिस्चार्ज होता है या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। एक शेष चार्ज उसमें हमेशा बना रहता है जो लीकेज जिसमें एब्जॉर्प्शन बताया गया है वो एनर्जी लॉस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो डाइलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन क्या हुआ, चार्ज कैरियर्स जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाए या ग्रहण कर लिए जाए, उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो वो कैपेसिटर डिस्चार्ज या शॉर्ट सर्किट होना कहलाता है और ये एक इसका एनर्जी लॉस के रूप में प्रदर्शित होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो यूज कर रहे हैं उसकी ताकत, एबिलिटी टू withstand the applied voltage across the surfaces without rupture expressed as वोल्ट पर मीटर, यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को वोल्ट पर मीटर में दर्शाते हैं। और ये वोल्टेज जो जिसके साथ रेजिस्टेंस बिना डैमेज हुए काम करता रहता है वो उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के कारण ही उसकी प्लेट या उसके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उनमें कोई रप्चर या टूट फूट नहीं होती। ब्रेकडाउन वोल्टेज इसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस कम होगी तो सेफ वोल्टेज भी कम होगी। अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस ज़्यादा होगी तो सेफ वोल्टेज भी ज़्यादा होगी। और इसमें जो इम्पीडेंस होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वो √(x²+e² द्वारा दर्शा सकते हैं। और एक कैपेसिटर को जो आइडियल कंडीशन में केवल कैपेसिटर होता है वो प्रैक्टिकल रूप में असल में सीरीज रेजिस्टेंस ESR और पैरेलल रेजिस्टेंस इंसुलेशन रेजिस्टेंस IR के साथ जुड़ा होता है, जो प्रैक्टिकल इसका एक इंटरनल स्ट्रक्चर है एक कैपेसिटर का। उच्च और हाई क्वालिटी कैपेसिटर के लिए इम्पीडेंस डायरेक्टली कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बराबर होती है, जहाँ पर रेजिस्टेंस नील होता है। ये आइडियल कंडीशन है, बट अभी मैंने बताया प्रैक्टिकल कंडीशन में इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर के साथ सीरीज में और पैरेलल में जुड़ा होता है, इसलिए Z का मान x²+ES² के होल एंड रूट द्वारा दिया जाता है। इसको क्वालिटी फैक्टर 1/डेसिफिकेशन फैक्टर के रूप में प्रदर्शित होता है, बराबर XC/ESR के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं, या फिर ω/L/R के रूप में Q का मान प्रदर्शित किया जाता है। ये इसका क्वालिटी फैक्टर है। क्वालिटी फैक्टर अगर लार्ज होता है तो कैपेसिटर गुड क्वालिटी का कहलाता है। ये इससे संबंधित टर्म्स थी जिसके बारे में हमने जाना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।